हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का बेसिकली अर्थ होता है एक ठहराव या रुकना। अगर मतलब जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या सुनते हैं तो जब जहाँ उसमें कुछ ठहराव मिलता है, जहाँ थोड़ा कोई स्पेस लिया रहता है, रुका जाता है ना, तो वहाँ पर विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, है ना, तब कुछ भावों की अभिव्यक्ति के लिए बीच बीच में मतलब कुछ ठहराव रुकता है, कुछ ऐसे समय लेता है, तो वो विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह श्री जो कामता प्रसाद जी गुरु है, उन्होंने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला है अल्प विराम। तो अल्प विराम का उपयोग कहाँ होता है? तो अल्प विराम जब भी किसी सेंटेंस में क्या है कि एक ही प्रकार के बात है, मतलब शब्दों को अलग अलग करना है। जैसे सीता ने आम खरीदा, है ना, तो सीता ने आम, अमरूद, केले ये खरीदे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कॉमा से हम इसको मतलब अल्प विराम को कॉमा कहा जाता है। अल्प विराम से इसको बताया जाता है, मतलब एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करना है, तब हम कॉमा का यूज करते हैं ना। फिर वाक्य में अगर उपवाक्य है तो उनको अलग करने के लिए, जैसे हवा चली, कॉमा, पानी बरसा और ओले गिरे। तो यहाँ पर क्या है, एक ही सेंटेंस में उपवाक्यों को अलग अलग किया गया है। ठीक है, फिर अगर दो उपवाक्य है, दो जो सेंटेंस है ना, उसमें अगर जैसे हम कंजंक्शन यूज करते हैं, तो कंजंक्शन ना यूज करते हुए हम उसके जगह कॉमा भी यूज कर सकते हैं, अल्पविराम यूज कर सकते हैं। जैसे रेखा ने सोचा, कॉमा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ दो वाक्य है जहाँ पे अगर हमने कंजंक्शन का उपयोग ना करते हुए यहाँ कॉमा का उपयोग कर लिया। ठीक है, फिर अगर कोई उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं उसने कहा, कॉमा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, तो इस तरीके से समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे कल गुरुवार, कॉमा, दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी, तो यहाँ पे हम कॉमा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उद्धरण मतलब जो विराम चिन्ह है, अर्धविराम। अर्धविराम जो सेमी कॉलम बोला जाता है इंग्लिश में से, तो अर्धविराम का उपयोग कब करेंगे हम? जैसे जो कोई वाक्य है उसके ऐसे वाक्यों को अलग करने के लिए जिसके भीतर हमने ना कॉमा का उपयोग किया है। ठीक है, जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, कॉमा, मंदाकिनी, कॉमा आदि स्त्री पात्र हैं। फिर यहाँ हम सेमी कॉलम का यूज कर रहे हैं। दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र हैं, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम सेमी कॉलम का यूज करते हैं। फिर एक प्रधान वाक्य है और उस पर उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य है, मतलब एक ही प्रधान उपवाक्य है और उसके आश्रित उपवाक्य। जैसे सूर्योदय हुआ, सेमी कॉलम का यूज करेंगे। अंधकार दूर हुआ, तो सूर्योदय हुआ जो ये प्रधान उपवाक्य है। फिर इससे आश्रित जो उपवाक्य हो जाएंगे, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चला गया। तो यहाँ हम सेमी कॉलम का उपयोग कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक प्रधान उपवाक्य उपयोग किया है, उसके बाद उसके कई आश्रित उपवाक्य हैं, उनमें इसका यूज होगा। फिर पूर्ण विराम, जहाँ अगर पूरा सेंटेंस खत्म होता है ना, साधारण हो, मिश्र हो या संयुक्त वाक्य है, जब उसकी समाप्ति होती है तब हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। कभी कभी एक जैसे प्रश्नवाचक वाक्य जो इनडायरेक्ट हम क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करते हैं, वहां पे भी पूर्ण विराम उपयोग होता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन का इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, उसने बताया नहीं, है ना, कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्वेश्चन है पर ये इनडायरेक्टली पूछा है, तो यहाँ हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं।
ठीक है। बाकी दोहे, सोरठे, चौपाई, इनमें भी हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क जब हम किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके अंत में उपयोग किया जा रहा है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, है ना, ये कितने की है, ठीक है, तुम कब आओगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम प्रश्न पूछे गए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादिक चिन्ह भी बोलते हैं, जहाँ पे कहीं आश्चर्य का बोध होता हो, ठीक है, मतलब विस्मय सूचक, जैसे खुशी का है, शोक का है, घृणा, भय, विस्मय आदि भाव को सूचक शब्द में के अंत में वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, ठीक है, हाय शोक से रिलेटेड है। जैसे हम ऐसे मतलब एकदम से अचानक से कुछ खुशी का वाओ, जैसे इंग्लिश के वर्ड है जैसे वाओ, हर्ष से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे हम क्या है, विस्मय सूचक का उपयोग करते हैं, मतलब आश्चर्य वाला। कोई दुख का हो, जैसे हाय अब मैं क्या करूं, तो हाय के बाद हम ये वाला चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे अरे का यूज किया, अरे, तो इसके बाद हम ये वाला चिन्ह यूज करेंगे हाय के बाद। तो ऐसे कुछ शब्दों के बाद जब हम खुशी का, घृणा का, दुख का ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं तो वहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय आदि चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह, इसको डैश भी कहा जाता है। संयोजक चिन्ह, सामसिक चिन्ह, जैसे समास में रात, दिन, है ना, तो यहाँ पे ये डैश हमने यूज किया। संयोजक चिन्ह होते हैं, तो यहाँ निर्देशक चिन्ह थोड़ा जो है वो उस बड़ा होता है और योजक चिन्ह जो होता है वो छोटा होता है। तो योजक चिन्ह का जब मतलब संयोजक चिन्ह या योजक चिन्ह, तो यहाँ जनरली क्या है, जैसे द्वंद्व समाज में, तत्पुरुष समाज में, जैसे सुख दुख, ठीक है, तो यहाँ जो ये यूज हो रहा है ये संयोजक या योजक चिन्ह उपयोग हो रहा है, ठीक है। फिर एक जैसे शब्द जो होते हैं पुनरुक्त शब्दों के बीच में, जैसे डाल डाल, धीरे धीरे, है ना, तो यहाँ पे भी बीच में योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। फिर तुलनावाचक अगर कोई सेंटेंस होते हैं, जैसे भरत भरत सा भाई, है ना, तो यहाँ पे जो है योजक चिन्ह लगा है। यशोदासी माता, तो यहाँ पे जो सी जो यहाँ लगा है, यहाँ पे ये तुलनावाचक मतलब योजक चिन्ह लगा है। और फिर कुछ संख्याओं के बीच में भी, जैसे उनके अंशों के बीच में एक तिहाई लिखा है तो एक तिहाई, तो यहाँ पे जो है ये संयोजक या योजक चिन्ह लगाया गए हैं। इसको समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। और निर्देशक चिन्ह भी जो डैश है वो भी ऐसे ही है, जैसे जनरली ये तब यूज होता है, जैसे हमने बताया कि इसके 3 प्रकार होते हैं, है ना, तो 3 प्रकार होते हैं, उसके बाद हम एक चिन्ह लगाते हैं, तो ये ऐसा एक चिन्ह जो लगाते हैं इसको निर्देशक चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। जैसे नाटकों के संवाद में, है ना, तो वहां पर भी जो यूज किया जाता है, जैसे मनसा बेटी, तो मनसा देश लगा के फिर बेटी यदि तू जानती मणिमाला देश क्या, तो मतलब इस टाइप से ये है, दोनों है एक जैसे ही, लेकिन निर्देशक चिन्ह कुछ मतलब बड़ा दिखता है और योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। और जैसे ऐसा कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी हो, जैसे यदि आप पिताजी जीवित हो आज पिताजी जीवित होते, ठीक है, तो यहाँ पर अधूरी बात छोड़ दी, तो यहाँ पे हमने लंबा डैश छोड़ा, पर अब, है ना, तो ये पूरी कंप्लीट बात नहीं बोली गई थी, तो इसलिए यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट है कोष्टक, ब्रैकेट जिसको बोला जाता है ना, तो ब्रैकेट कितने 3 टाइप के हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, तो ये जनरली कब यूज होता है कि जब वाक्य में अगर हम कोई पद का अर्थ स्पष्ट करते हैं, है ना, तो उसको हम जैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना, जैसे
मुंह की उपमा, मुंह की उपमा, मयंक। अब यहाँ पे हमको ये क्लियर करना है कि मयंक क्या है, तो इसको हमने ब्रैकेट में चंद्रमा लिख दिया। तो जैसे किसी बात को क्लियर करने के लिए, जब है ना अर्थ स्पष्ट करने के लिए जब हम ब्रैकेट में अगर कुछ लिखते हैं तो वो मतलब जो ऐसे क्लियर करने के लिए लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है जो ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है। फिर नाटक में पात्र के अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए। ठीक है। फिर जैसे खिन्न होकर ब्रैकेट में लिखा है तो मैं क्या न करूं, ठहर कर, किंतु नहीं, ऐसे ये नाटकों में अभिनय के भावों को प्रकट कर रहा है। तो कोष्टक का तब यूज किया जाता है, जनरली ये कि किसी अर्थ को स्पष्ट करना हो तब हम इसका यूज किया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। ठीक है। तो अवतरण चिन्ह जो है दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल वाला, तो जब जैसे अगर हम किसी बुक का नाम लिया है, उपनाम लिया, जैसे कवि का उपनाम लिया, पुस्तक का नाम लिया है, ठीक है, तो ये इनको जनरली हम एक इकरा इकहरा इसको अवतरण चिन्ह बोलते हैं, तब इसका यूज करते हैं। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो जो रामचरितमानस है उसको हमने इकहरा अवतरण चिन्ह में लिखा है। अब दोहरा अवतरण चिन्ह कब लिखते हैं, जब कोई वाक्यांश लिखा है हमने, उसको उद्धृत करना है ना, उसको स्पेशल दिखाना है, तो वहां पे जैसे अहिंसा परमो धर्म, तो ये एक वाक्यांश है। तो इस वाक्यांश को मतलब महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो यहाँ पर हम जो अहिंसा परमो धर्म जो वाक्यांश है उसको हम इस वाले चिन्ह से उद्धृत करेंगे। तो ये अवतरण चिन्ह हो गया। उपविराम या अपूर्ण विराम कहा जाता है। ठीक है। तो ये जनरली जैसे समाधिकरण उपवाक्य होते हैं, उनके बीच में संयोजक चिन्ह न उपयोग करते हुए इसका उपयोग करते हैं। जैसे छोटा सवाल, फिर अपूर्ण विराम यूज किया, बड़ा सवाल, है ना, फिर परमाणु विस्फोट, फिर अपूर्ण विराम यूज किया, मानव जाति का भविष्य। तो इस प्रकार से अपूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह, मतलब जब हम किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। मतलब कि किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, तो अब हम इसको इस प्रकार से विवरण चिन्ह से फिर बताएंगे। जैसे 4 कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, इसको इसका विवरण बताया, पुरुषार्थ 4 है ये तो पता है, लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए हमने विवरण चिन्ह का उपयोग किया। ठीक है। फिर ऐसा होता है कि निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पर हम विवरण चिन्ह यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जब क्या होता है कि जो ऊपर लिखी हुई कोई बात है उसको उसी को वैसा का वैसा नीचे लिखना, तो उसे हम पुनरुक्ति चिन्ह वहां पर यूज किया जाता है। जैसे अगर हम कोई बात हमने जैसे लिखी है ना, और वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे कर करके ऐसे जो चिन्ह बनाते हैं ना, वो पुनरुक्ति चिन्ह होता है। मतलब जो बात हम पहले लिख चुके, जो बात हम ऊपर की लाइन में लिख चुके हैं, उसी को सेम लाना है नीचे, तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, मतलब जो एब्रीविएशन होते हैं, है ना, संक्षिप्त नाम लिखते हैं हम। ठीक है। तो संक्षिप्त नाम जैसे मध्य प्रदेश लिखा हमने, तो यहाँ पे हमने ये मध्य प्रदेश को पूरा ना लिखते हुए इसका एब्रीविएशन जो ये यूज किया, ये डॉक्टर के आगे जैसे लगाओगे पंडित,
तो ये जो एब्रिविएशन यूज करते हैं तो इसके आगे जो हम डॉट का यूज करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उसको हम लिखते हैं संयुक्त राज्य, है ना, संघ या अमेरिका जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डॉट 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 लगाया। तो ये जो डॉट है ना, इसको मतलब चिन्ह को बताया ऐसे जाता है, लेकिन एक्चुअल में लगाते हैं हम डॉट है, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन संक्षेपण चिन्ह कहलाते हैं। लाघव चिन्ह, है ना। फिर लोप चिन्ह, लोप चिन्ह जो होते हैं, जो लोप चिन्ह होता है वो जनरली, जैसे अगर कोई बात बोली गई है ना, लेखक कुछ अंश छोड़ देता है और उस छोड़े गए अंश के स्थान पे क्या यूज कर देता है, जैसे कोई बात बोली और उस बात को बोलते मतलब अंश छोड़ देते हैं, यहाँ डॉट 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 लगा देंगे, या क्रॉस 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 लगा देंगे, या प्लस 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 लगा, तो ये लोप चिन्ह कहलाता है। मतलब लिखते समय कुछ अंश छोड़ दिया है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा सब काम करूंगा, फिर डॉट 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 लगा के ऐसा लिखा है, बोलो, है ना। तो यहाँ पर जो है लोप चिन्ह का यूज किया जाता है। फिर है, तो पाद चिन्ह जो एक रेखा के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे किसी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, किसी बात को अगर अच्छे मतलब जिन शब्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, दिलाने की आवश्यकता होती है, तो उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है। तो इससे क्या मतलब हाईलाइट कर देते हैं ना एक तरीके से, कोई हमने एक बात बोली और उसके नीचे पर्टिकुलर उस वर्ड को दिखाना है तो हमने एक लाइन खींच दी उसके नीचे, तो ये पाद चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तो जो प्लुत स्वर होते हैं उनके उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो जब कैसे नहीं, फिर इसको थोड़ा तुम मत आना, ओम में एक यूज होता है। तो ये प्लुत स्वर जो होते हैं जिसमें 3 स्वरों से ज्यादा का मतलब 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, ऐसे स्वर जो होते हैं प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो उन प्लुत स्वरों में जो उच्चारण में प्रयोग होता है यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जाता है। पाद बिंदु, है ना। तो जैसे अरबी फारसी में आए शब्दों के नीचे लगने वाले चिन्ह पाद बिंदु होते हैं, जैसे गजल, ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु लगा, जमीन, तो ये पाद बिंदु कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हंस पद। तो हंस पद अगर कोई अक्षर छूट जाता है ना, या फिर इसको त्रुटि विराम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई अक्षर छूट गया है, हमने सेंटेंस लिखा और उसमें कोई अक्षर छूट जाता है, तो उसकी जगह अब हम पूरा सेंटेंस तो लिख नहीं सकते, काट नहीं सकते उसको, तो हम क्या करते हैं कि वहां पर हम इस तरीके का उपयोग करके, जैसे ये पूरा सेंटेंस लिखा और यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे आना चाहिए था वो वर्ड, तो ऐसे करके वो वर्ड को यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये चीज यहाँ पर आनी है, ठीक है। तो मतलब ये छूटे हुए शब्दों को की जगह पर हंस पद लगा दिया जाता है, जिससे समझ में आता है कि यहाँ ये शब्द छूटा है और ये शब्द यहाँ पे कुछ लिखना है। फिर है टीका सूचक चिन्ह। तो जैसे पेज के नीचे कोई सूचना देने के लिए हम उसको अंकित करते हैं ना, जैसे एक धन का उपयोग करेंगे या 2 धन का चिन्ह का उपयोग करेंगे या कोई अंक लिख देते हैं, तो इससे आता है कि नीचे मतलब सूचना दी गई है इसके बारे में। जैसे कोई भी बात बोली गई है उसके आगे हमने जैसे स्टार लगा दिया, जैसे एक सेंटेंस दिया है और इसके आगे हमने एक ऐसा स्टार लगा दिया या प्लस का चिन्ह लगाया, तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे नीचे देखो इसके बारे में कुछ सूचना दी गई है, नोट दिया गया है या कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई। पेज के नीचे लास्ट में, पेज के नीचे में सबसे लास्ट में जैसे बारीक बारीक अक्षरों में दिया जाता है, फुट नोट तरीके से एक होता है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, टीका सूचक, है ना। फिर है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक का अर्थ होगा कि जहां पर हम जैसे शब्दार्थ दिखाने के लिए या गणित में उसकी तुल्यता दिखा रहे हैं, जैसे
धरा है, जैसे धरा इक्वल टू मतलब का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो यहाँ एक तुल्यता बता रहे हैं ना, यहाँ शब्द का अर्थ दिखा रहे हैं, तो यहाँ इस वजह से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पाषाण, फिर ये चिन्ह लगा के पहाड़। फिर मैथ्स में जैसे 2+2=4, फिर या फिर 1 रुपए बराबरी पर 100 पैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चिन्ह लगा रहे हैं तुल्यता बता रहे हैं, तुल्यता सूचक कहलाता है। फिर समाप्ति सूचक, तो समाप्ति सूचक का जब पूरा हमारा जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो गया है या हमारा पूरी बुक खत्म हो जाती है, तो लास्ट पेज पे हम या तो ऐसे ऐसे लगा देते हैं या फिर ऐसे ऐसे लगा देते हैं, या फिर ये करके, मतलब ये एक तरीके से समाप्ति को दिखाता है कि ये अब खत्म हो गया है। मतलब किसी लेख या पुस्तक या किसी अध्याय की समाप्ति पर इस चिन्ह को लगाया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।